हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का विश्लेषण तो करेंगे ही साथ फिगर ऑफ स्पीच को और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच है क्या। फिगर ऑफ स्पीच जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अलंकार या फिर इसका एक मतलब और होता है श्रृंगार। क्या होता है इसका मतलब? श्रृंगार होता है, यानी सजना संवरना। जैसे इंसान क्या करता है, सामान्य स्थिति से लेकर के वो अलग अलग डिफरेंट अटायर का यूज करके, आभूषण का यूज करके क्या करता है, सजता है। सजता क्यों है? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगे, खूबसूरत लगे, ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर लगे। यानी इंसान अपने आप को सुंदर बनाने के लिए तरह तरह के गहने, आभूषण, है ना, कपड़े, वस्त्र, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, मेहंदी, चूड़ी, ये सब क्या करते हैं, पहनते हैं और धारण करते हैं, है ना। क्यों करते हैं? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर लगे, आकर्षक लगे, अट्रैक्टिव लगे। यही चीज़ होता है दोस्तों काव्य में, यही चीज़ होता है पोइट्री में, ड्रामा में, जो सेंटेंसेस है, जो डायलॉग्स है ना। तो ये होता है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? एक पोएटिक डिवाइस होता है, एक काव्यात्मक एक युक्ति होती है, जो क्या करता है, किसी भी जो ड्रामा है, कोई भी फ्रेज है, वर्ड है, सेंटेंस है, कोई कविता है, कहानी, नाटक है, उसको क्या कर देता है, इफेक्टिव बना देता है। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ पोएटिक डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेक ग्रेटर इफेक्ट ऑन द रीडर और द लिसनर। तो देखिए, जो फिगर ऑफ स्पीच होते हैं वो क्या होते हैं, ये कोई भी चीज़ है, जो वर्ड्स है, फ्रेज है, या फिर कोई भी सेंटेंसेस है, उसमें क्या करता है, इम्पैक्ट करता है, एक ग्रेटर प्रभाव डालता है, जिससे सुनने में, कहने में, बोलने में क्या लगे, हमें अच्छा लगे, आकर्षक लगे, या वो उस चीज़ की सुंदरता को बढ़ा दे। तो ये होता है इसका मीनिंग। और भी एक डेफिनेशन ये दिया हुआ है जिसको आप रीड कर सकते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच आर क्रिएटिव वेज टू यूज वर्ड्स एंड फ्रेजेस फॉर ग्रेटर इम्पैक्ट, ऑफन डेविएटिंग फ्रॉम देयर लिटरल मीनिंग टू इवोक इमोशनल और इमेजरी। तो इस तरह से वो क्या करता है, एक नई चीज़ों, नई मीनिंग लाने की कोशिश करता है, एक इमोशन पैदा करता है, या फिर दृश्यात्मक या फिर काल्पनिक चीज़ें लाने की कोशिश करता है। तो फिगर ऑफ स्पीच समझ गए क्या होता है। अब इससे रिलेटेड हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस सेंटेंस इज रेफर्ड टू एज। अब बताइए, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, इसमें किस टाइप का फिगर ऑफ स्पीच है। तो ये आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, है ना, ये आर पीएससी में आया हुआ है, पीजीटी में आया हुआ है। और देखिए इसमें क्या है, तो व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन, इसमें चार ऑप्शंस है। एक्सेजरेशन दिया है, एपिग्राम दिया है, एक्सक्लेमेशन दिया है, एंड एंटी क्लाइमेक्स दिया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो क्या हो जाएगा, ये एक्सक्लेमेशन है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एक्सेजरेशन क्या होता है, जो बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं वो होता है। एपिग्राम में होता है जो वर्ड को एपिक अलग अलग जो है टुकड़ों में डिवाइड करते हैं। और एंटी क्लाइमेक्स, क्लाइमेक्स का उल्टा। क्लाइमेक्स क्या होता है? क्लाइमेक्स मीन्स जैसे कोई वर्ड है ना, वो एक क्रम से रहेगा और एक तरह से आपको आकर्षक लगेगा, दैट इज क्लाइमेक्स। तो क्लाइमेक्स का उल्टा होता है एंटी क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स में क्या होता है, एक लय होता है, बोलते हैं ना, जो मुख्य चीज़ें हैं वो बची रहती है, बोलते हैं ना अभी क्लाइमेक्स अभी बाकी है। तो क्लाइमेक्स मतलब मुख्य जो चीज़ें हैं उसमें मेन भाव क्या है, मेन जो वर्ड्स है वो क्या है, ये होता है। तो ऐसा समझ में, ये इसमें है एक्सक्लेमेशन, विस्मयादि बोधक। नेक्स्ट देखिए, आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि मैं इतना भूखा हूँ कि मैं ना पूरे घोड़ा को खा जाऊं, एक पूरे के पूरे घोड़े को। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है बताइए, ये भी प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। हाइपरबली, मेटाफर, आयरनी, नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें देखिए, इसमें एकदम बढ़ा चढ़ा के बताया गया है, हाइपर करके बताया जा रहा है। जहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है वहाँ पे होता है हाइपरबली, ठीक है।
तो इस तरह से ये हो जाएगा, जहाँ पे एग्जरेट करते हैं, मतलब इसमें चलो ठीक है आप भूखे हो तो थोड़ा सा ज़्यादा खाओगे, 4 रोटी एक्स्ट्रा खा लोगे, 5 रोटी एक्स्ट्रा खाओगे, है ना, और कितना खाओगे, पूरा का पूरा घोड़ा थोड़ी खा जाओगे। बट यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स। तो यहाँ पे हाइपरबली है, जहाँ पे हाइपर होके बताया जाता है, एक को 10 बता के बताना। जैसे बोलते हैं ना, मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को 1000 बार समझाया हूँ, 1000 बार। इसका मतलब ये थोड़ी है कि सामने वाला आपको 1000 बार ही समझाए, 2 3 4 5 बार समझाया रहता है, उसके बाद जब गुस्से में आ जाता है तो बोलता है कि मैं आपको ये चीज़ ना 1000 बार समझा चुका हूँ। तो ये होता है, ये भी एग्जरेशन है, ठीक है। मेटाफर ये इसमें कंपैरिजन बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स होता है, बट यहाँ पे एज या लाइक का यूज़ नहीं होता है, ये आप याद रखिए। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने इसके बारे में भी बताया था। आयरनी मतलब होता है व्यंग्य, जहाँ पे व्यंग करके बताना होता है। जैसे कोई लेट से आया है और आपको जैसे बोलना, अरे इतनी जल्दी आ गए, हाउ अर्ली यू हैव कम टुडे, ऐसा मतलब कोई लेट में आया उसको एकदम ऐसे दिखा रहे हो कि अरे बहुत जल्दी आ गए, मतलब एक तरह ताने देना, इनडायरेक्टली उसकी एक वो करना। तो ये होता है आयरनी, व्यंग्य करना एक तरह से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ स्पीच साउंड्स इन द सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स यूजुअली अप्लाइड टू। केवीएस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है जो अलिट्रेशन है ये है इज द रिपीटिशन ऑफ स्पीच साउंड्स इन द सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स यूजुअली अप्लाइड टू कॉन्सोनेंट्स ओनली, वॉवल्स ओनली, बोथ कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। देखिए अलिट्रेशन जो होता है यानी जो अनुप्रास अलंकार जिसको हिंदी में बोलते हैं, जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती रहती है, और कौन से वर्ण की, व्यंजन वर्ण की, व्यंजन वर्ण की, है ना, यानी कॉन्सोनेंट ध्वनि, ठीक है, कॉन्सोनेंट ध्वनि की। तो यहाँ पे सिर्फ आ जाएगा कॉन्सोनेंट ओनली। जैसे कि आप देखेंगे, आप हिंदी में ही पढ़ते रहते हैं, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, छ छ छ आ रहा है ना, वैसी खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह, ख ख ख की आवृत्ति। तो वैसे इंग्लिश में भी होता है, ठीक है। जैसे पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर, प प प, माय मदर इज मेकिंग मी मैरी मैक, म म म, ऐसे मतलब एक ही जो व्यंजन वर्ण है, कॉन्सोनेंट साउंड है, उसका बार बार रिपीट होना, वो भी कब, वर्ड के शुरू में, ठीक है। तो वो होता है आपका एलिट्रेशन, तो कॉन्सोनेंट्स ओनली हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए, द फ्रेज इज द हमिंग बी, द कैकलिंग हैन एंड बजिंग सॉ आर एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑक्सिमोरॉन दिया हुआ है, ऑन मैट पिया दिया है, मेटानमी दिया है, और नन ऑफ द अबव। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका ऑन मैट पिया, यानी ऑप्शन सी, जहां पे साउंड वाली बात आई, किसी भी, जैसे मधुमक्खी है, मक्खी है, या डॉग है ना, कोई भी है, या शेर है, कोई भी जीव जंतु है, उसकी जो साउंड है उसको अब दिखाया जाता है। हमिंग बी, कैकलिंग हैन, हैंग जब कैकल करता है ना वो, उसकी जो साउंड है उसको, बजिंग सॉ, बजिंग बी जो बजिंग करता है, भन भन भिन भिन आना एक तरह से, जैसे शेर क्या करता है, दहाड़ता है, रोर करता है। तो ये जितने भी साउंडिंग वाली चीजें आती है ना उसमें ये होता है ऑन मैट पिया, साउंड याद रखना, ऑन मैट पिया। ऑक्सिमोरॉन में क्या होता है, टू अपोजिट वर्ड्स नेक्स्ट टू ईच अदर होता है ऑक्सिमोरॉन में। जैसे आप बोलते हैं ना, अरे यार वो जो अभी जो धुरंधर मूवी आई है ना, वैसे तो नहीं है, लेकिन जैसे कोई मूवी आप देखते हैं तो आप बोलते हैं ना, अरे वो जो मूवी हमने देखा ना, हमने जो मूवी देखी ना वो कैसी थी, सीरियसली यार एकदम फनी थी, सीरियसली फनी। तो मतलब दो अपोजिट वर्ड एक दूसरे के नेक्स्ट टू होते हैं। एक देखिए, ये सीरियसली मतलब एकदम सीरियस मैटर, फनी मतलब मजाक, मतलब एक दूसरे के नेक्स्ट टू रहता है। तो ये होता है ऑक्सिमोरॉन। मेटानमी मीन्स इसमें होता है सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम, नेम की जगह पे कोई दूसरा यूज करना। जैसे कार, कार से आप कहीं जा रहे हो तो आप बोलोगे आई विल टेक द कार फॉर गोइंग टू बेमेतरा, ना बोल के आप बोलोगे आई विल टेक अ व्हील, कार की जगह पे व्हील का यूज करना। सब्स्टिट्यूशन ऑफ नेम मतलब कोई नाम है ना उसकी जगह पे कोई दूसरा नाम यूज करना होता है, वो होता है मेटानमी। नेक्स्ट देखिए, आई एम अफ्रेड आई डोंट हैव अ हेड फॉर फिगर्स, ये भी आया हुआ है। जितने भी क्वेश्चंस है ना ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है ना। तो यहाँ पे बोला जाए आई एम अफ्रेड आई डोंट हैव अ हेड फॉर फिगर्स, इसमें क्या बोला जा रहा है, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है इसमें। तो आई एम अफ्रेड
मुझे डर है। आई डोंट हैव अ हेड फॉर फिगर्स, मतलब फिगर्स के लिए मेरे पास सिर नहीं है, हेड नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट हेयर प्रॉपरली, या फिर आई हैव अ लॉट ऑफ हेयर, या फिर आई एम नॉट गुड एट एडिंग एटसेट्रा, या फिर आई एम नॉट गुड अ पर्सन, आई एम नॉट अ गुड पर्सन। तो इसमें हो जाएगा कि ये वाला हो जाएगा, आई एम नॉट गुड एट एडिंग एटसेट्रा। मतलब इसमें बोला जा रहा है कि जब आप डरे हुए हो, है ना, और आपके पास कोई नई चीज़ें ऐड करने के लिए कोई आपके पास सिर नहीं है हो रहा है, मतलब इसका मतलब यह है कि आई एम नॉट गुड एट एडिंग एटसेट्रा। मतलब मैं कोई नई चीज़ ऐड करने के लिए या कोई चीज़ ऐड करने के लिए मैं अच्छा नहीं हूँ, ऐसा यहाँ पे इसका मीनिंग निकल जाएगा। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मार्क द सेंटेंस विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर्ड एपिथेट। बताइए, ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल कौन सा है? तो इसमें तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट देखिए, आई लाफ, आई रन, आई लीप, आई सिंग, आई डांस फॉर यू। नॉर्मल सा है, आई केम, आई सा, आई कॉन्कर्ड, मैं आया, मैंने देखा, मैं जीत गया। Do mean gather grapes for thorns or figs of thistles? The plowman homeward plots is very very way। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो ट्रांसफर एपिथेट है ना वो ये है, द प्लोमेन होमवर्ड प्लॉट्स ही इज वेरी वे। ट्रांसफर एपिथेट होता क्या है? तो ट्रांसफर्ड एपिथेट नाम से स्पष्ट, ट्रांसफर हो जाना, एपिथेट मतलब भाव, एक तरह से मतलब ट्रांसफर होना, कोई भाव या कोई मैटर, कोई जैसे फीलिंग है या भाव है, इमोशन है, वो ट्रांसफर हो जाना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो प्लोमैन है, जो हल चलाने वाला जो है ना कृषक है, वो क्या करता है, वो आगे जो है बढ़ता है अपने वेरी वे के साथ, मतलब थके हारे रास्ते के साथ वो आगे बढ़ता है, मतलब घर की तरफ आगे चला जाता है। तो यहाँ पे वेरी का मतलब होता है थका हुआ, ठीक है, थका हुआ। और वे का मतलब क्या हो गया, रास्ता। यानी कि यहाँ पे थका हुआ तो कौन है, प्लोमैन है, मतलब इंसान है थका हुआ। लेकिन हम इंसान को थका हुआ नहीं बता रहे, हम यहाँ पे जो थकान जो वर्ड है वो एक तरह से ट्रांसफर होकर के उस रास्ते पे आ गया, जिसका मीनिंग वही निकल रहा है, थके हुए रास्ते के साथ वो आगे बढ़ रहा है, घर की तरफ आगे जा रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब होगा कि वो जो थकान वाली चीज़ है वो इसको होना था, लेकिन वो कहाँ चला गया, रास्ते के लिए चला गया। तो एक तरह से ये होता है ट्रांसफर्ड एपिथेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। मतलब त्रुटि करना तो मानव की निशानी है, मानवता है ना, मानव का स्वभाव है, और माफ करना क्या है, डिवाइन है, ठीक है। डिवाइन मतलब जादू या दैवी शक्ति है। तो इसमें क्या है, एंटी क्लाइमैक्स है, लिटोट्स है, एंटीथेसिस है, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे एंटीथेसिस है। एंटीथेसिस का मतलब ये होता है, एंटीथेसिस मतलब एक दूसरे का अपोजिट। यहाँ पे त्रुटि करना मानवता है, मतलब त्रुटि तो मानव का स्वभाव होता है, और माफ करना वो अलग है। त्रुटि करना, माफ करना एक दूसरे के अपोजिट, तो एंटीथेसिस, एंटी मतलब जो होता है उल्टा ही। लिटोट्स की जब हम बात करें तो इसमें क्या होता है, ये ना किसी को नेगेटिव बोलते हुए उसकी पॉजिटिव बोलना। जैसे अगर आपको बोलना है शी इज नॉट बैड, अगर आप ऐसा अगर किसी को बोल रहे हैं शी इज नॉट बैड, वो बुरी नहीं है, मतलब क्या है वो, शी इज गुड। तो इस तरह से जब हम किसी को नेगेटिव बोलते हुए उनकी पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं तो वहां पे होता है लिटोट्स, ठीक है। एंटी क्लाइमैक्स जो होता है क्लाइमैक्स का उल्टा, क्लाइमैक्स मतलब एक लय के साथ चलता है और मुख्य जो चीजें होती है वो होती है, तो उसका जस्ट उल्टा होता है एंटी क्लाइमैक्स। नेक्स्ट देखिए, क्रिश्चियनिटी शोन लाइक अ बीकन इन द ब्लैक नाइट ऑफ पैगनिज्म। What figure of speech is Christianity shown like a beacon? इसमें क्रिश्चियनिटी को ऐसा बोला जा रहा है कि वो एक बीकन यानी जो ज्वाला होता है ना, आग तरह से उसकी तरह चमका। इन द ब्लैक नाइट ऑफ पैगनिज्म, पैगनिज्म के ब्लैक नाइट में वो इस तरह से चमका जैसे कोई बीकन हो, एक ज्वाला हो आग की,
एक ज्वाला हो। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? तो डायरेक्ट आप जैसे ही आपने देखा क्रिश्चियनिटी शोन लाइक अ बीकन, लाइक वर्ड दिखा मतलब ये सीधा आ जाएगा सिमिली, लाइक या फिर एज, दो वर्ड। जैसे चांद जैसा मुखड़े पे बिंदी या सितारा, मतलब यहाँ पे सा, हिंदी में सा से समान ऐसा रहता है, वैसे इंग्लिश में एज या लाइक होता है। किसी की भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं, उसका तो चांद के जैसा मुखड़ा है, मतलब शी हैज़ अ फेस लाइक अ मून, मतलब लाइक वर्ड या एज, तो ये सिमिली होता है। एज लाइक को हटा दो और सीधा डायरेक्ट बोलो वो तो चांद है, चांद जैसा नहीं, चांद डायरेक्ट बोल रहे हैं तो वहाँ पे मेटाफर होता है। तो ये दोनों लगभग सेम होता है, बट यही आपको याद रखना है। एज लाइक मतलब सिमिली, एज लाइक नहीं है मतलब मेटाफर। हाइपरबोली मतलब जहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बताना, अतिशयोक्ति, जिसको हिंदी में बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे हिंदी में पढ़े ना, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। वैसे हाइपरबोली में एक एग्जाम्पल हमने देखा था ना, तो हाइपरबोली में एकदम बढ़ा चढ़ा के बताना। जैसे एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ इंग्लिश का, द रेप ऑफ द लॉक एक नॉवेल है, उसमें बेलिंडा है, बेलिंडा एक कैरेक्टर है। वो जो बेलिंडा है ना वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर, जिसकी सुंदरता के बारे में बताया गया है। आप उस नॉवेल को एक बार पढ़िए, उसको सुनना। उसमें बेलिंडा है जो कि मेन कैरेक्टर है उसमें, उसकी काफ़ी मतलब सुंदर बाल रहती है, बाल है, और उसके बारे में बोला जाता है कि वैन बेलिंडा स्माइल्स द वर्ल्ड वॉज गे, वेन बेलिंडा स्माइल्ड द वर्ल्ड वॉज गे, मतलब जब बेलिंडा स्माइल करती थी ना तो पूरा वर्ल्ड शर्मा जाता था, ऐसा बोल रहे हैं। तो वहाँ पे होता है हाइपरबोली, मतलब इतना बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि वो मुस्कुराई तो पूरा दुनिया क्या हो रही है, पागल हो जाती है, ठीक है, शर्मा जाती है। तो ये होता है हाइपरबोली, जब हम किसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कोई बात बताते हैं, तो ये होता है हाइपरबोली। नेक्स्ट देखिए, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी है। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इमेजरी, पर्सोनिफिकेशन, अपोस्ट्रोफी, नन ऑफ द अबव। तो डायरेक्ट सीधी सी बात है, पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यानी यहाँ पे जब पर्सोनिफिकेशन कब होता है? जब हम नॉन लिविंग थिंग को, यानी कि जो निर्जीव चीज़ है ना, नॉन लिविंग मतलब निर्जीव, जो निर्जीव चीज़ है ना उसको इस तरह से शो करते हैं कि वो सजीव की तरह फील करे, तो वो होता है, वहाँ पे होता है पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण अलंकार। ठीक है, मानव जैसे दिखाना किसी चीज़ को, मानव के जैसे सोना, उठना, बैठना, चलना, माता पिता ऐसे टाइप से शो करते हैं, तो पर्सोनिफिकेशन होता है। इमेजरी, ये तो इमेजिन करना हो गया है ना। अपोस्ट्रोफी में क्या होता है? इसमें कोई संकेत करना होता है, किसी चीज़ को इंगित करना होता है। नेक्स्ट देखिए, और ये लास्ट है, एन एजिंग पॉप स्टार इज ट्राइंग टू स्टेज कम बैक। अब यहाँ पे क्या है? एन एजिंग पॉप स्टार इज ट्राइंग टू स्टेज कम बैक। तो इसका मीनिंग क्या निकला? द पॉप स्टार इज अ बिगिनर, या फिर स्टार्ट डूइंग समथिंग अगेन विच ही या दे हैड स्टॉप्ड डूइंग। तो इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, स्टार्ट डूइंग समथिंग अगेन, मतलब कोई चीज़ को फिर से स्टार्ट करना जिसको उसने छोड़ दिया था, तो वो होता है एन एजिंग पॉप स्टार इज ट्राइंग टू, एजिंग मतलब जिसकी एज हो गई है, पॉप स्टार मतलब कोई पॉप स्टार है, एजिंग है जिसकी एज हो गई है, वो क्या कर रहा है? फिर से कम बैक करना चाह रहा है, फिर से ट्राई कर रहा है, फिर से वो स्टेज में कम बैक कर रहा है। इसका मतलब ये है कि कोई काम को आपने छोड़ दिया है और उसको आप फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो होता है एन एजिंग पॉप स्टार इज ट्राइंग टू स्टेज कम बैक। तो इस तरह से दोस्तों आज की इस क्लास में हमने इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आई होप कि आपको फिगर ऑफ स्पीच के सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आपकी समझ में आ गई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप पढ़ाई जारी रखिए एंड थैंक यू।